सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्रों को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम बढ़ते क्रम पे बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र को लेंगे, जिसमें अध्याय द्वितीय होगा हमारा आज, क्योंकि हमने इसमें पहला अध्याय आपको करवा दिया है जिसमें पानीपत का तृतीय युद्ध था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम हमारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध एवं दो व्यक्ति जो थे मराठों को संगठित करने और कहते हैं कि आगे बढ़ाने में, उनके नाम महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के रूप में जाने गए हैं, उनका योगदान। तो हमारे टॉपिक का नाम हो गया आंग्ल मराठा युद्ध एवं महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस का योगदान। तो देखिए, सबसे पहले हम पूर्व चर्चा के आधार पर ही पुराने अध्याय से नए अध्याय को जोड़ेंगे, जिसमें हमारा पहला अध्याय था जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य भारत था। उसमें हमने पानीपत के तृतीय युद्ध को पढ़ा। उसी कड़ी के बाद का क्रम हम इसमें आगे लेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना लेते हैं हम। प्रस्तावना, भूमिका या परिचय, ये तीनों चीज़ें समानार्थी है। इनसे हम उस चीज़ से रूबरू होते हैं जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पीछे जो हमने छोड़ा है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उसको शुरू करते हैं। तो ये प्रस्तावना बनती है। तो देखिए, हम पहले अध्याय में 18वीं शताब्दी के मध्य भारत कैसा था, क्या स्थिति थी, कौन कौन सी भारत में जातियाँ थी, कौन कौन से वंश थे जिन्होंने किस प्रकार भारत को अपने शासन के आधार पर अपने अधिकार में किया हुआ था। तो स्थिति साफ हो गई थी जब हमने पहला अध्याय पढ़ाया, जब कि मुग़ल जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे थे, क्योंकि मुग़लों का तीसरा चरण चल रहा था। क्योंकि मुग़लों के सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं हम द्वितीय वर्ष में कि मुग़लों का प्रारंभिक चरण जो होता है वो माना गया है वहाँ से जहाँ से शुरुआत बाबर के द्वारा की जाती है। उसके बाद बाबर से लेकर हम ये कह सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा विराम आया, क्योंकि सूर्य वंश भी बीच में आया था, तो हम सेकंड में पढ़ चुके हैं उसको। लेकिन सूर्य वंश के बाद जहाँ से वापस पुनः हुमायूं ने गद्दी संभाली, तो कहने का तात्पर्य पहले चरण में बाबर और हुमायूं, दूसरे चरण से चालू होगा तो उसमें अकबर से प्रारंभ होकर औरंगजेब तक, यानी 1707 तक। हम ये भी कह सकते हैं, अगर सन से याद करें इनको, सन के अनुसार, तो 1526 से लेकर 1556 तक का ये प्रथम चरण ही माना जाता है मुग़लों का। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट अगली जो कड़ी है हमें समझ में आ सके। मुग़लों का प्रथम चरण, क्योंकि ये उभरता हुआ चरण था, ठीक है। दूसरा जो है वो 1556 से, यानी कि वापस से हुमायूं की गद्दी पर बैठने और अकबर के गद्दी ग्रहण करने के बाद से लेकर 1707 तक अनवरत रूप से कंटिन्यूटी में, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विराम नहीं था, तो ये दूसरा चरण था, सेकंड। क्योंकि यहाँ पर बीच में 1540 से लेकर 1556 तक या 55 तक कह सकते हैं हम, बीच में एक नया वंश आ गया था जो मुग़ल वंश से अलग था, यानी मुग़लों से भिन्न था, और उसका नाम था सूर्य वंश। कौन सा वंश था? सूर्य वंश। और इसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। तो हम ये लास्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इंडिकेट किया है कि किस प्रकार ये समय आगे बढ़ेगा और कौन कौन यहाँ भारत में सत्ता को स्थापित करते हुए आगे शासन करेंगे। तो ये बीच में कड़ी के रूप में दूसरा सत्र, ये पहला सत्र। तीसरा जो रहा वो हो 1707 से आरंभ होता है, यानी उत्तराधिकारियों का काल है, जो कि 1858 तक चलेगा। 1858, यानी हम ये कह सकते हैं 57 की क्रांति जो होगी, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उस संग्राम के बाद में जो है मुग़ल बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर होकर, बिखर कर, ये कह सकते हैं समाप्त हो जाएंगे। हालांकि पतन तो यहाँ से आरंभ हो चुका था जहाँ से औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेकिन लास्ट जो है वो हम ये मानते हैं 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर जो उत्तराधिकारी थे,
उत्तराधिकारी, इसलिए इस काल को उत्तराधिकारी शासन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो शासन करने वाले शासक थे वो इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। तो लास्ट में 1858 में ब्रिटिश की महारानी के द्वारा सीधा शासन अपने हाथ में लेते हुए, क्योंकि कंपनी के शासन का अंत करके सीधा ब्रिटेन से शासन संचालित किया गया, उसी के साथ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद ही इस मुस्लिम सत्ता को समाप्त मानते हैं। तो ये था मुगल काल। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो फिर दूसरा काल आ जाता है भारत में पूरी तरह से, वो था ब्रिटिश काल। कौन सा था? ब्रिटिश काल। याद रखें, ब्रिटिश काल जो है वो अपने आप में 1600 में आ गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी, लेकिन शासन को विधिवत रूप से फैलाने के लिए इन्होंने 2 चरणों में कार्य किया है। पहला चरण जो था अंग्रेज़ों का, जो व्यापारिक रूप में रहा, व्यापारिक, इसमें व्यापारिक आधार पर भारत से संबंध बनाए गए, अर्थात यहाँ व्यापार के सिलसिले से आए थे, इसलिए उन्होंने व्यापार को प्रायोरिटी दी। और दूसरे में उन्होंने शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए भारतीयों में फूट डालने और राज करने वाली नीति का अनुसरण किया। तो इस प्रकार 2 माध्यम से अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन के रूप में भारत में लंबे समय तक शासन किया। और कब तक किया? 1947 तक, जहाँ तक देश को आज़ादी नहीं मिली वहाँ तक। जैसे ही 1947 में देश को आज़ादी मिली, उसके बाद भारत से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो ये तो एक उदाहरण के रूप में बताया कि किस प्रकार आंग्ल शब्द जो है आया है, क्योंकि मराठे तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को समझाने के लिए हमने देखा कि अंग्रेज कहाँ से आरंभ हुए। तो अंग्रेज़ 1600 में आ गए थे, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सूरत में अपनी कोठियाँ स्थापित की, उसके बाद हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्रों को चुना, उसके बाद दक्षिण के क्षेत्रों को चुना, और धीरे धीरे उत्तर और फिर पूरे भारत में फैल गए। तो ये थे अंग्रेज। कंपनी का शासन जो रहा वो 1600 से लेकर 1857 तक, ये पहला चरण है कंपनी का। अगर टाइम से भी देखें तो 1600 से 1857 तक का ये प्रथम चरण माना जाएगा। और दूसरा 1858 से चालू होगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन रहेगा, जो 1947 तक चलेगा। तो आपको ये भी एक कड़ी के रूप में याद हो जाएगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में शासन को 2 चरणों में चलाया। पहला काल व्यापारिक काल मान ले, ये कौन सा काल था? कंपनी का काल। कंपनी, इसको कंपनी शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंपनी शासन, क्योंकि जितने भी अधिनियम पारित होते थे वो कंपनी के नाम से होते थे, इसलिए कंपनी शासन अधिनियम भी उनको नाम दिया गया है। तो ये पहला कंपनी का शासन अर्थात ब्रिटिश शासन का पहला चरण 1600 से आरंभ होते हुए 1857 तक। जैसे 1857 की क्रांति, भारत में पहला मूवमेंट होगा, उसके साथ ही भारतीयों में जब चेतना जागृत होगी तो अंग्रेज समझ जाएंगे कि अब भारतीय क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के सुधार किए, जो प्रशासनिक सुधारों में आते हैं, आर्थिक सुधारों में आते हैं, कृषि सुधार में आते हैं, राजस्व सुधार आते हैं। वो कई प्रकार के सुधार थे, वो इस में चलेंगे, जिसको कह सकते हैं हम सीधा पार्लियामेंट का शासन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या कह सकते हैं इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये इंग्लैंड, लंदन जिसे कहते हैं, वहाँ से शासन का सीधा संचालन था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसलिए 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम कानून बने वो ब्रिटेन यानी लंदन से बनाए गए। तो अंग्रेज़ों का हम इसमें जो पढ़ेंगे टाइमिंग, वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि मराठा युद्ध पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के साथ। तो हम देखते हैं मराठा युद्धों को कि कब से रहे। इसमें मराठा युद्ध जो होंगे वो महत्वपूर्ण रूप से 1772 के बाद से ही, क्योंकि चौथा पेशवा बनेगा, जो कि चौथा पेशवा जो बनेगा वो 1761 से 72 तक बनेगा। ठीक है, उसी पेशवा के समय, इसको चतुर्थ पेशवा कह सकते हैं, नंबर 4 का पेशवा कौन था? माधवराव। क्योंकि ये जब माधवराव पेशवा बना, उस माधवराव के समय ये कह सकते हैं, इसको प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि माधवराव प्रथम था ये, और इसका टाइमिंग हमने लिख ही दिया है। ये पेशवा चतुर्थ पेशवा था, चौथे नंबर का पेशवा। ठीक है, क्योंकि 3 हम पढ़ चुके हैं पेशवा काल के, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार नाम। 3
हो जाएंगे, क्योंकि 1713 से पेशवा काल की शुरुआत हुई थी शाहू के काल में। शाहू कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी, अर्थात किसका? संभाजी का पुत्र। कौन? शाहू, जो कि छत्रपति की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली थी? छत्रपति, क्योंकि मराठों में एक उपाधि प्रदान करने का रिवाज था सम्राट शासक के रूप में, तो वो उपाधि जो हुआ करती थी वो क्या थी? छत्रपति की। और छत्रपति की उपाधि किसने ली थी? शाहू ने। तो याद रहे आप, शाहू ने लंबे समय तक शासन किया था, क्योंकि 1708 से ही बोल दो आप, 1708 से लेकर 1748 तक शाहू का शासन रहा मराठों के छत्रपति के रूप में। और उसी लिए जब शाहू ने शासन किया, उसी दौरान इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, सत्ता को क्या करने के लिए? मजबूत, अर्थात मराठों को शक्तिशाली बनाने के लिए एक नया पद सृजित किया। और नया पद जो सृजित किया, उस पद का नाम था क्या? पेशवा पद। क्या नाम था? पेशवा पद। मैं लिख रहा हूँ, उसी के अनुसार समझा भी रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा गौर से देखें कि सत्ता को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। किसके द्वारा? शाहू के द्वारा। क्या किया गया? एक नया पद सृजित किया गया। कौन सा पद? पेशवा का पद। अब पेशवा होते क्या थे? ये मराठाओं में वह योग्य और वफादार और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि शासक के निर्देशानुसार अपनी पूरी सत्ता को नियंत्रित रखते, व्यवस्थित करते थे और शासन का पूरा भार संभालते थे। तो ये थे पेशवा, जिनमें सबसे पहले हम गिनती करते हैं तो 3 पेशवाओं की आती है, जो हम लिख भी चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसी चैप्टर के अनुसार चौथा पेशवा जो होगा वो कौन होगा? आपके सामने लिखा हुआ है। पहला कौन था ये आपको देखना है। सबसे पहला था बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि ये वंशानुगत था एक तरह से, मान लीजिए आप, एक के बाद एक। बालाजी विश्वनाथ ये थे 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहे, अर्थात मराठों के संरक्षक के रूप में कार्य किया इन्होंने। ठीक है। और मराठा जाति को क्या किया? उत्थान करने में, विकसित करने में, आगे बढ़ाने में इन बालाजी विश्वनाथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये पहले क्रम में थे। दूसरे क्रम में बाजीराव। ये वही बाजीराव है जो अपने आप में प्रथम भी कहलाते हैं। बाजीराव प्रथम, जो अपने आप में योग्य भी थे, और इन्होंने टाइम भी लगभग 20 वर्ष दिए। तो 1720 से लेकर 1740 तक का जो समय माना जाएगा वो किसका माना जाएगा? बाजीराव प्रथम का माना जाएगा। तो ये द्वितीय पेशवा हो गए, द्वितीय। ठीक है, ओके। तीसरा जो है वो है इन्हीं का पुत्र, क्योंकि ये इनके पुत्र थे और ये इनके पुत्र थे, तो पुत्र परंपरा को हम क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी परंपरा। तो यहाँ पर उत्तराधिकार सुनिश्चित था पेशवाओं में, एक के बाद एक उसका पुत्र पेशवा बनता जा रहा था। शासन अभी तक फिलहाल किसका चल रहा है? सम्राट के रूप में शाहू का। शाहू कौन है? संभाजी के पुत्र। संभाजी कौन है? शिवाजी के पुत्र। ठीक है, बड़े बेटे। तो तीसरा इसमें जो होगा पेशवा, वो होगा, दोनों का नाम मिला के देखो, दादा का और पिता का नाम मिलाकर एक नया नाम बनेगा, तो उसका नाम होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ये याद करने का अच्छा तरीका है कि तीसरा पेशवा जो था उसका नाम क्या था? कुछ नाम लिया दादा का, बाकी का शेष नाम लिया पिता का, दोनों को मिला के बालाजी बाजीराव बनाकर तीसरा पेशवा बन गया। ठीक है जी। ये है 1740 से लेकर 1761 तक, और यही वो समय है पिक पॉइंट जहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और जिस समय पेशवा जो थे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव। तो दिमाग में रहे, बालाजी बाजीराव ही उस समय के पेशवा थे जिन्होंने युद्ध के लिए सदाशिव राव भाऊ को सेनापति के रूप में युद्ध में भेजा, साथ में अपने पुत्र को भी युद्ध में भेजा, लेकिन युद्ध में पराजित होने और उनकी मृत्यु होने के कारण इनको गहरा आघात लगा, और युद्ध के 6 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जनवरी में युद्ध हुआ और मई जून में 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 61 तक का टाइम इनका माना गया है। उसके बाद से अब चालू होती है हमारी क्लास आज की, कि अब मराठों में कौन था। तो मराठों में नंबर 4 पर मैंने लिखा पेशवा। चौथा जो था वो कौन था? माधवराव। हालांकि छोटा था ये माधवराव, अल्पायु था। माधवराव प्रथम, क्योंकि इसके बाद और माधवराव आएंगे, ये प्रथम रहेंगे। 1700 इसको कह सकते हैं हम 61 से लेकर 72 तक,
1772 ईस्वी। ठीक है, तो आज इसी को पढ़ेंगे। प्रस्तावना के रूप में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ये अब तक का पूर्व परिचय था जो मैंने आपको इससे संबंधित दिया, तो ध्यान से सुने। पानीपत की पराजय के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, अर्थात उनको हृदयघात पहुंचा। जैसा मैंने बताया था कि 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका 17 वर्षीय पुत्र माधवराव पेशवा बना। ये 17 वर्षीय पुत्र है, क्योंकि मैंने कड़ी बताई है पुत्र परंपरा के रूप में, तो याद रहे आपको ये भी पुत्र है। और 17 वर्ष का, कितने वर्ष का है? 17 वर्ष। 17 वर्ष किस में आएंगे? अल्प वयस्क में माने जाएंगे, क्योंकि वयस्क के लिए कितनी आयु चाहिए? 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसलिए 18 वर्ष न होने के कारण इसका संरक्षक जो बनेगा, संरक्षक कौन बनेगा? राघोबा। राघोबा, रघुनाथ राव है पूरा नाम वैसे, लेकिन इसको राघोबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रघुनाथ राव कौन थे? ये चाचा थे इसके, अर्थात इसके भाई थे, बालाजी बाजीराव के भाई और माधवराव के चाचा। तो याद रखें आपको कि चाचा जो थे वो कौन थे? राघोबा थे। किसके थे? माधवराव के, अर्थात पेशवा माधवराव के। तो ये क्या बने? इसके संरक्षक। क्यों बने? क्योंकि ये अभी तक 18 वर्ष के नहीं थे, 17 वर्ष की इनकी आयु थी, तो इनको अल्पायु माना गया। ठीक है, तो 17 वर्षीय पुत्र माधवराव पेशवा बना। उसका चाचा रघुनाथ राव, जिसे शॉर्ट में राघोबा कहते हैं, माधवराव का संरक्षक नियुक्त किया गया। किंतु राघोबा संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, यानी चाचा की नीयत सही नहीं थी। इसलिए राघोबा जो था वो अपने आप को मराठों का सर्वोच्च बनाना चाहता था। इसीलिए देखो उसने क्या किया। राघोबा ने संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए षड्यंत्र रचा, अर्थात प्रयास करना शुरू किया। किंतु पेशवा माधवराव उसकी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि पेशवा जो माधवराव था वो चतुर था, समझदार था। इसने भांप लिया, जान लिया कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। इसलिए उसने क्या किया, उसकी जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, किसकी? राघोबा की, उन पर उसने क्या कर दिया? पानी फेर दिया। वह एक शासक प्रिय, योग्य, प्रतिभा का धनी और सैनिक कुशलता का व्यक्ति था। उसने न केवल महाराष्ट्र की सुरक्षा प्रदान की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? माधवराव की, कि वह सुयोग्य शासक भी था, सुयोग्य सैनिक भी था, सेनापति के रूप में भी था। और न उसने केवल महाराष्ट्र की सुरक्षा की, अपितु उसने अपने शत्रुओं को परास्त करके मराठों के प्रभाव को पुनः स्थापित कर दिया। मराठों के प्रभाव को पुनः स्थापित, मैंने पुनः शब्द क्यों बोला? क्योंकि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जब हारे, उसी समय मराठों का कहा जाता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका था, मराठे पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन वापस से माधवराव के द्वारा मराठों को पुनः संगठित किया गया, मजबूत करके उनकी शक्ति को आगे बढ़ाया गया। इसीलिए ये लाइन आती है कि उसने अपने शत्रुओं को परास्त करके मराठा शक्ति के प्रभाव को पुनः स्थापित कर दिया। अतः